साफ तौर पर कहा है कि पूरी प्रक्रिया पूरी पद्धति के अकॉर्डिंग वो लोग कर रहे हैं। अब विपक्ष ये कह रहा है, अभी जो फिलहाल जो खबर आई है जो सूत्रों के हवाले से, उस खबर के अकॉर्डिंग ये है कि वहां बांग्लादेशी, नेपाली, रोहिंग्याज इन सब बहुत संख्या में है वोटर लिस्ट में। अब इस सूत्र को भी गलत बता रहे तेजस्वी यादव, उस पर भी तंज कस रहे कि ये सूत्र नहीं मूत्र, इस तरीके के शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है। आप कैसे देखते हैं? आप एक वरिष्ठ लीडर हैं, बिहार से संबंध रखते हैं, क्या कहेंगे सर? देखिए, मेरा इसमें विश्वास है और इलेक्शन कमीशन जो भी अभी कार्रवाई कर रही है, हम समझते हैं कि कोई गलत नहीं है। गंगा नदी पवित्र नदी होती है, चलती है वहाँ से हरिद्वार से, बहुत शुद्ध है, लेकिन बनारस और गया पटना आते आते उसमें अनेक अशुद्धियाँ आ जाती है। उसी प्रकार से वोटर लिस्ट तो बनते रही है, बन रही है, बनेगी भी, लेकिन समय समय पर उसमें विसंगतियाँ जो आती है उसका देखना वर्तमान सरकार या इलेक्शन कमीशन का फर्ज होता है। क्योंकि हम बिहार के हैं और बिहार में दौरा करते हैं, खास करके सीमांचल जगहों में, वहाँ पर हम सिर्फ मतदाता सूची की ही बात नहीं करते हैं। वहाँ पर हमारी शिकायत रही है, हमने एडमिनिस्ट्रेशन को आगाह किया है कि बाहर के लोग आ करके बिहार सरकार की ज़मीन पर, जिस पर शेड्यूल कास्ट के लोग, महादलित के लोग रहते रहे हैं, उसको हटा करके बड़े बड़े प्लॉट को दूसरे लोग, बांग्लादेशी हों या और लोग हैं, कब्जा कर लिया है और वहाँ पर कैसल बना लिया है, फुलवारी बना लिया है। तो इस तरह से बाहर के लोग आ करके हमारे गरीबों को लोग सताए हैं, सता रहे हैं। तो राजनीति में भी वो प्रवेश कर गए हैं, गलत मतदाता सूची में अपना नाम इंगित करवा दिए हैं और एक वैसे तबकों के लिए वो काम करते हैं जिनका बिहार के हित में बहुत इच्छा नहीं रहती है, शुभकामना नहीं होती है। तो वैसी परिस्थिति में इलेक्शन कमीशन ने सोच करके, हम लोगों की मांग होती भी रही है कि भाई मतदाता सूची में वही मतदाता रहें जो वाकई बिहार के या भारत के जैसे जेन्युइन मतदाता हों। लेकिन यहाँ पर कुछ बाहर के लोग जो इंटरवेन कर गए हैं, उसका सहारा लेकर के कुछ लोग नाजायज फायदा उठा रहे हैं। तो वैसी परिस्थिति में इलेक्शन कमीशन ने ये जो सोच करके काम किया है रिवीजन का, वो बहुत अच्छा काम किया है। इसमें गरीब तबके के लोगों को और वैसे लोगों को जिनका बहुत प्रभावशाली वे लोग नहीं हैं, उनको निश्चित रूप में मतदाता सूची का जो अभी रिवीजन हो रहा है उससे इलेक्टोरली फायदा होगा, उनको वास्तविक वोट मिलेगा, वो चुनाव में सक्रिय होकर के अपना योगदान भी दे सकते हैं। अभी जो बोगस मतदाता होते हैं, फर्जी मतदाता होते हैं, एक सर्टेन लोगों के लिए काम करते हैं, राष्ट्र के स्तर पर भी, राज्य के लिए भी वो स्थानीय राजनीति और भारतीय राजनीति के लिए उचित नहीं है। वैसी परिस्थिति में उस गंदगी को हटाने का काम इलेक्शन कमीशन कर रही है, तो हम समझते हैं इससे उम्दा काम हो ही नहीं सकता है, वो अच्छा है। रही बात विरोधियों का, तो विरोधी जो अभी लोग कह रहे हैं, तो इससे साफ हो जाता है, हम लोग नहीं करना चाहते हैं, इससे साफ हो जाता है कि गलत मतदाताओं का लाभ प्रायः लगता है कि विरोधी लोगों को ही मिलते रहा है और उनका आज स्थिति साफ हो जाने पर वो अपना जमीन तलाश रहे हैं, पैर के तले शायद घिसकती हुई नजर आ रही है। तो आपको लगता है सर उनकी जमीन घिसकती नजर आ रही है इलेक्शन कमीशन के इस एक्शन से, लेकिन वो लगातार ये कह रहे हैं कि इतने कम ड्यूरेशन में पहले क्यों नहीं किया गया, पहले ये सारे वेरिफिकेशन क्यों नहीं किए गए? उसके बाद एक सवाल ये भी उठाया गया कि बाहर से जब इलीगल लोग आ रहे थे तो होम मिनिस्टर ने क्यों इस पर संज्ञान नहीं लिया? आज जब इलेक्शन नजदीक है तो सारी चीजें क्यों? एनडीए की तरफ से इसे क्लैरिफाई किया गया है, इलेक्शन कमीशन लगातार कह रहा है कि इसकी क्यों आवश्यकता थी, लेकिन उनका जो सवाल है कि ठीक इलेक्शन से पहले क्यों, इस पर आप कह रहे हैं?
देखिए, जो कमज़ोर लोग होते हैं, जिनको मार खाने की संभावना है, घने घाटा सहने की संभावना है, वे तो ह्यू एंड क्राई करेंगे ही। वो यथास्थिति को बनाए रखना चाहते हैं। लेकिन सवाल है कि जब जागे तभी सवेरा माना जाता है। तो वैसी परिस्थिति में जब ज़्यादा ही स्थिति आ गई, ऐसा देखा गया कि हर तरह से वे लोग विकास में, राजनीति में ज़्यादा हस्तक्षेप कर रहे हैं, वैसी परिस्थिति में इलेक्शन कमीशन अपना सुचिंता के चलते ऐसा काम कर रही है, तो गलत क्या है। और रही बात विरोधी तो हर हालत में विरोध का अपना यहाँ का स्थिति तो यही है, वो यथार्थ विरोधी तो है नहीं, वे तो सिर्फ अपने इंटरेस्ट के लिए विरोध करते हैं। और उनका विरोध इसीलिए भारत की जनता और बिहार की जनता नहीं समझती है। और आगे के दिनों में आप देखिएगा कि वे कहीं के नहीं रहेंगे, और बिहार में भी और भारत में जो स्थिति है, विरोधियों को चित होना पड़ेगा, चारों खाने चित होना पड़ेगा उनको। सर, बिहार की कानून और व्यवस्था पर बात कर लेते, क्योंकि लगातार एक मर्डर की घटनाएं सामने आ रही है। लालू प्रसाद यादव उन्होंने ट्वीट किया, तेजस्वी यादव लगातार हमलावर हो रहे, विपक्ष लगातार सवाल पूछ रही है कि आखिर नीतीश कुमार जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं इस पूरे विषय को लेकर। आप क्या कहेंगे इस पूरे मामले को, जंगल राज? देखिए, हर बात का जवाब हर समय नहीं दिया जाता है, और जो बातें का कोई जड़ नहीं हो, कोई आधार नहीं हो, आधारहीन बात है, उसका जवाब सत्ता में बैठे लोग देते रहेंगे तो सिर्फ वही करेंगे, वो अपना काम नहीं कर सकते हैं। तो नीतीश कुमार विकास पुरुष हैं, बिहार का काम देख रहे हैं 20 वर्षों से। वो इसी समय अगर लगे रहेंगे तो उनका समय जया होगा। रही बात लालू यादव का नाम आपने लिया, उनको लॉ एंड ऑर्डर पर बोलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है, और उसका एक ही चीज़ करते हैं। जनसंख्या है बिहार में 14 करोड़ के लगभग में जनसंख्या हो गई है, और आज के ज़माना में सिर्फ बिहार नहीं, दूसरे राज्यों में भी देखिएगा तो ये कीजिएगा, दोनों में कंपैरिजन कीजिएगा, तो बिहार में लॉ एंड ऑर्डर उस हालत में ख़राब नहीं है जितना अगल बगल के राज्यों में ख़राब है। लेकिन बिहार में स्थिति ये है कि जब कभी भी घटनाएं होती है, उसका त्वरित निष्पादन होता है, कार्रवाई होती है। अभी हाल में देखा कि एक व्यापारी की हत्या हुई, तो 2-3 दिन के अंदर ही सारा उद्भेदन हुआ, और जो हत्यारा था उसमें से एक को ठोक दिया गया है। क्या लालू जी के समय में ऐसा कभी हुआ था क्या? लालू जी और इनमें फ़र्क यही है कि लालू जी में जो क्रिमिनल थे, वो एक अन्य मार्ग के राही थे, वो एक अन्य मार्ग में आते थे, बुलाया जाता था उनको, और विक्टिम पक्ष और जो क्रिमिनल्स थे उनमें समझौता कराया जाता था, और कुछ ले दे करके मामला को रफा दफा किया जाता था। वो तो कम से कम इस बार में नहीं हो रहा है। एक अन्य मार्ग का कोई भी क्रिमिनल मुंह नहीं देख सकता है या नहीं चल सकता है उसको। तो ये भी सोचने का चीज़ है कि जब सत्ता संवेदनशील है, वैसी परिस्थिति में वहाँ पर अगर क्राइम हो रहा हो तो क्राइम को दूर करने के लिए, क्राइम को मिटाने के लिए जो प्रयास हो रहे हैं वो बहुत अच्छा प्रयास हो रहे हैं, जिसका नतीजा अभी हाल में देखा कि अब बिहार के लोग अब सोचने लग गए, प्रशासक लोग, कि अब काम नहीं चलेगा, जनतंत्र में इनकाउंटर करना थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है, लेकिन जब नाक से ऊपर पानी बहने लगता है तो स्वाभाविक है कोई कार्रवाई होती है। और उसी सिलसिले में आज नीतीश जी की सरकार ने देखा कि वर्तमान में जो व्यापारी का हत्या हुई, और ऐसा लगा कि साहब दिन दहाड़े उस प्रकार की बात कर दी गई, तो अब रुकना नहीं है। और यही कारण है कि एक अपराधी को ठोका गया, और जो वाकई अपराधी हैं वो जेल के शिकंजा में हैं। और इसमें एक बात और है कि यहाँ पर लगता है कि जो आज इतनी घटनाएं घट रही है वो कहीं न कहीं राजनीति प्रयोजित भी नजर आती है। आज से 6 महीना पहले क्यों नहीं ऐसा होता था? साल भर पहले क्यों नहीं हो रहा था? जब चुनाव नज़दीक आया तो देख रहे हैं कि हर जगह कुछ न कुछ घटनाएं हो रही है, और उसमें हम नाम नहीं कहना चाहेंगे, पार्टी का नाम चाहे जात का नाम, लेकिन आप समझ सकते हैं कि मेन शूटर वहाँ पर कौन था।
लेकिन सर आप ही के सरकार के मंत्री सवाल उठाए कि बिहार की जनता जो है वो सुरक्षित नहीं है, वो खुद सवाल उठा रहे हैं। उसके बाद आपका एक ट्वीट आता है कि ये कैसा महागठबंधन धर्म, ये इसके क्या मायने? नहीं, मेरा ट्वीट गठबंधन धर्म का मामले में नहीं है। मेरा कहना है कि कभी कभी विश्वस्त लोग भी घटनाओं को ठीक से नहीं समझ पाते हैं तो अपनी बातें कह देते हैं। चिराग पासवान जी एनडीए के अच्छे नेता हैं, लेकिन जुआ हैं, और जुआ में कभी कभी शब्द बोल रहा हूँ कि पीछे की जो वारदातें होती है उसको नहीं देख पाते हैं, नज़रअंदाज कर जाते हैं, इसीलिए कुछ बातें बोल देते हैं। जैसे आज ही मैंने एक ट्वीट करने का काम किया कि अभिमन्यु को योद्धा बताया गया था और कहा गया था कि वो निश्चित रूप में जो चक्रव्यूह रचा गया था उसको तोड़ देंगे। ठीक है, अपने उन्माद के चलते, अपने सारे शक्तियों के चलते वो आगे बढ़े, लेकिन नतीजा आगे क्या हुआ? क्योंकि उनमें कुछ कमी थी, वो नहीं समझ पाए कि हमें कमी है, हमको एक अवैध ऐसा नहीं उतारना चाहिए। तो उसी प्रकार से जिनका नाम आप ले रहे हैं उनमें कहीं न कहीं कोई कमी है, और कोई भी बात बोलने के लिए भूत भविष्य वर्तमान तीनों को देखना चाहिए और तीनों को कंपैरिजन कर करके रिजल्ट निकाल करके बोलना चाहिए। हम समझते हैं कि जिसकी चर्चा आप कर रहे हैं वहाँ पर जरूर कुछ कमी है, और उसी कमी के चलते आज अपने एनडीए के कार्यक्रम पर कहीं न कहीं उंगली लोग उठाए जा रहे हैं। सर कहीं ना कहीं उंगली उठाया जा रहा है। एक महत्वपूर्ण सवाल ये भी है कि एनडीए सीट शेयरिंग अभी हुआ तो नहीं है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से चिराग पासवान का लगातार एक बयान सामने आया कि मैं 243 सीटों से लड़ूंगा, मतलब वो लड़ेंगे या उनके कार्यकर्ता लड़ेंगे। तो एक ये कहा जाता है कहीं ना कहीं एक प्रेशर है या फिर प्रेशर बनाने की इस तरीके की बातें देखिए इसमें मैं बहुत कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। इसमें सिर्फ और सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि कोई भी पार्टी है बिहार में जो काम करती है वो 1 सीट पर, 2 सीट पर, 4 सीट पर काम नहीं करती है। वो कर रही है समस्त बिहार में घूम करके जनता के बीच में अपना पैर जमाती है। तो स्वाभाविक है वो हमारे 342-43 सीट है, सभी सीटों पर वो चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। तो वैसी परिस्थिति में उनका कहना कि हम इतना सीट पर लड़ेंगे, तो इसको हम अन्यथा नहीं मानते हैं।